दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम एक साक्षात्कार करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। छोटी सी होगी लेकिन बड़ी मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होगी। हम आज बात करने जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बड़े जुझारू और काफी निडर एक पॉलिटिशियन, उभरते हुए यंग, मेरे पुराने मित्र भी हैं, जिग्नेश मेवाणी, जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। राजकोट में जो टीआरपी गेम जोन में जो आग लगी और जिन 27 के आसपास या शायद हो सकता है अभी तक उससे ज्यादा का आंकड़ा हालांकि सरकार दे नहीं रही है, लेकिन वो जो वो जो वो जो लोग मरे उसको लेकर वो काफी एक मुहिम चला रहे हैं वहां पे राजकोट में। लेकिन उनसे आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो मुद्दा है वो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में है। वो ये है कि जब महाराष्ट्र की सरकार अचानक से घोषणा करती है कि 12th पास को, डिप्लोमा होल्डर को और ग्रेजुएट को मंथली अलाउंस मिलेगा, तो हम सोच के हमको बड़ी जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ गुजरात में 28-29 साल से बैठे हैं और एक ढेला भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस सिस्टम के खिलाफ हूं मैं आपको बता दूं, लेकिन अब जब हो रहा है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल। और फिर वो सरस्वती साधना योजना वाला मामला है, उनकी जो फाइट चल रही है राजकोट में वो, और कर्नाटका में और देश में अन्य राज्यों में भी अगर सरकारें अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाने का सोच रही है तो हमारे यहाँ अभी भी जो है इतनी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ना तो सरकार में भर्ती होती है ना प्राइवेट सेक्टर में हमारे लड़कों को मौका मिलता है। तो ये सब क्यों है और उसको लेकर उनकी सोच क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं इनको जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये जा रहे हैं भाई साहब एयरपोर्ट, कहीं से उनको फ्लाइट पकड़नी है, तो उनका अभी स्वागत कर लेते हैं और उनसे जो है फटाफट बातचीत करते हैं। जिग्नेश मेवाणी साहब, आपका 4 PM गुजरात पर बहुत बहुत स्वागत है। अब आपने प्रस्तावना सुनी, भूमिका सुनी। हमारे जो युवक और युवतियां हैं वो नौकरी मांग रहे हैं, टेट टाट पास किए हुए, उनको मिल नहीं रही है। पुलिस में 30,000 से ऊपर की जगह खाली है। LRD जो है उसमें भी जो है वह वो भी पेच फंसा हुआ है। मतलब नौकरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो घोषणा की 6,000, 8,000, 10,000 रुपए वाली, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाए ये गुजरात में भी लाखों की तादाद में रिक्त सरकारी पद है। गुजरात की सरकार 2.5 लाख सरकारी पद खाली है, 3.5 लाख रिक्त पद है, 4.5 है, एक भी नहीं। पहले तो उसका आंकड़ा ही पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहती। आप RTI करके देख लीजिए या गुजरात की विधानसभा के मंच पर एग्जैक्टली कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं, उसका गुजरात सरकार पहले तो जवाब देना नहीं चाहती। दूसरी बात, पटवारी के यदि 3,000 पदों के लिए अनाउंसमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट आती है, 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ये गुजरात में बेरोजगारी का आलम दिखाता है। तो इसको डील करने के बजाय उसको एक्नॉलेज करके, स्वीकार करके वे आने वाले 5 साल में सारे खाली पड़े पदों में भर्ती होगी, ये कहने के बजाय कि 8 लाख लोगों ने इसलिए अप्लाई किया, अभी वो जिस जॉब में है उससे बेहतर जीवन उनको चाहिए, मतलब जो बेरोजगार है ऐसा सरकार मानती ही नहीं। तीसरा, यदि छोटी मोटी सरकारी नौकरी देगी किसी को तो उसको आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी बनाएगी, और आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों में से 90% को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलेगा। यही गुजरात के विकास का मॉडल है। तो जिस प्रकार से आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया, यदि गुजरात की जनता, गुजरात के युवा, गुजरात की युवतियां, गुजरात की सरकार का एक एरिया ऑफ कंसर्न है, यदि गुजरात की भाजपा सरकार को इन बेरोजगार युवक युवतियों के बारे में थोड़ा भी कंसर्न है, तो इस प्रकार का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से भी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली और सिंपल बेसिक बात, कितने सरकारी पद खाली है उसका आंकड़ा डिक्लेयर करो। मान के चलिए 3 लाख है,
अभी गुजरात में अगले चुनाव हो गए 2027 में हो गए, 3.5 साल बाकी है। तो 3.5 साल में स्टेप बाय स्टेप इन खाली पड़े हुए सरकारी पदों में भर्ती करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर साल 60-70 हजार के हिसाब से आप करिए, अगले चुनाव तक ये सारे सरकारी पद भर जाएंगे। भाई कल को मैं गुजरात का सीएम बनूं और मैं 50 लाख लोगों को रोजगार न दे पाऊं, 25 लाख को न दे पाऊं, लेकिन जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उसमें भर्ती करने में से तो कोई रोक नहीं रहा। ये पहली चीज जो गुजरात सरकार कर सकती है वो ये है। दूसरी बात, बगल के स्टेट राजस्थान ने जो मनरेगा का कानून था उसको एक्सटेंड करके अर्बन पॉकेट्स में भी लेके गए। यही पॉलिसी झारखंड में भी है। तो गुजरात के गांव में जो मनरेगा का योजना चल रहा है, पहले तो वो ठीक से नहीं चल रहा है। गुजरात में जिन लोगों ने उसके ऊपर स्टडी किया है उनका ये कहना है साल में 100 दिन का रोजगार देने की, ये गारंटी देने की जो योजना है मनरेगा, उसमें गुजरात में 45 से 55 दिन ही काम मिलता है। लेकिन यदि ये 100 दिन की बजाय 150, 200 या 250 दिन कर दिया जाए और मनरेगा का जो वेतन है यदि उसको पर डे का 400 रुपया कर दिया जाए, तो बहुत बड़ी तादाद जो गांव में बसने वाले भूमिहीन है, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, जिनके पास कोई छोटा मोटा व्यापार या किराना का स्टोर चलाने का भी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे लोग मनरेगा में शिफ्ट हो सकते हैं। तीसरा, गुजरात के हर एक जिले के हर एक तहसील में हजारों की हजारों एकड़ जमीन आदिवासी, ओबीसी, डीएनटीज और उनको आवंटित करने की योजना है। हो तभी रोजगार का सवाल तक रिजोल्व हो सकता है। चौथा, गुजरात में सैकड़ों नहीं हजारों स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज पिछले 25-30 साल से बंद हो गए। के बारे में सोचा जाए, ये एक तरीका हो सकता है बेरोजगारी का डील करने का। पांचवा, सोलर में हम चाहे तो बहुत बड़े स्केल पे और रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर सकते हैं। गुजरात के ही हमारे एक दूसरे का नाम है निमेश, उन्होंने बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का सोलर कंट्रोलर बनाया है। यदि गवर्नमेंट गुजरात उनके साथ बैठे तो एक अकेला इंसान रूरल गुजरात में 10 लाख एम्प्लॉयमेंट कैसे खड़ा करते वो करके दिखा सकता है। तो बेसिकली गुजरात की सरकार, यदि आपके जैसे लोग, मीडिया के लोग या गुजरात के बाहर कोई एक्टिविस्ट है, वो यदि ऐसा बोला कि गुजरात में बेरोजगारी है, तो सीधा गुजरात सरकार पहला जवाब ये देती है कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। राइट, तो हम सुनते आ रहे हैं गुजरात को लेकर कोई सालों से सुनते आ रहे हैं, हम विपक्ष के लोग भी सुनते आ रहे हैं, मीडिया के लोग भी सुनते आ रहे हैं, गुजरात और गुजरात के बाहर के एक्टिविस्ट भी सुनते आ रहे हैं। तो जो बीमारी है उसको आप एक्नॉलेज ही पहले नहीं करना चाहते। तो आपके माध्यम से विनती यही है कि गुजरात में भी दूसरे स्टेट के मुकाबले में भयंकर बेरोजगारी है, उसको एक्सेप्ट किया जाए और फिर उसके निदान के बारे में सोचा जाए। आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि साल में कभी कभार 2-3 हजार की भी गवर्नमेंट पोस्ट की अनाउंसमेंट होती है, एग्जाम डिक्लेयर होते हैं, उसमें भी पेपर लीक होते हैं। अब मैंने खुद असेंबली में पूछा था कि गुजरात में 12 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, 22 लीक हुए, 32 लीक हुए, आंकड़ा तो बताओ कितने लीक हुए। तो गुजरात के होम मिनिस्टर ने और सीएम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। असेंबली के फ्लोर पर आप आरटीआई में तो जवाब देते ही नहीं है। आप किसी से पत्रकार सीएम के मुंह के सामने माइक रख दे तब भी वो नहीं बोलते, लेकिन विधानसभा के मंच पर भी कितने एग्जाम्स के लीक हुए वो बताने को तैयार नहीं। मान के चलिए यदि वो ऐसा पेपर लीक, तो फिर मैं सवाल पूछूंगा कि 13 एफआईआर दिखाइए, उन 13 एफआईआर में कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनों में चार्जशीट हुई, कितनों में ट्रायल चल रहा है, कितनों में ट्रायल पूरा हुआ और कितने लोग साबरमती सेंट्रल जेल के पीछे है। इसका जवाब नहीं देना है। क्यों जवाब नहीं देना है? कि ज्यादातर जो एग्जाम के पेपर लीक हुए उसके जो सरगना है, उसमें जो लोग अक्यूज्ड है वो 99% बीजेपी से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल, मैं इसमें कोई एक्सेजरेशन नहीं कर रहा हूँ। 99 भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी और उनसे मिले जुले लोग ही इन सारे के सारे स्कैम्स में, गफलों में इन्वॉल्व है। इसीलिए उसकी भी जांच नहीं हो रही। तो खाली पदों में भर्ती नहीं, नया कोई इकोनॉमिक विजन नहीं जिससे रोजगार खड़ा हो, और अभी उसका पेपर लीक हो रहा है।
बात सही है। अच्छा, ये इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? जैसे कर्नाटका में तो आपकी कांग्रेस की सरकार है, अब वो बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन वो बिल लाए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी 100% के आसपास वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। पर आप क्या सोचते हैं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में, आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, खुल ही नहीं रही है, तो जो रिजर्वेशन का जो लाभ मिलना चाहिए था हमारे एससी, एसटी और ओबीसी के भाइयों को, बहनों को, वो तो मिल ही नहीं रहा। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर आपकी क्या सोच मैं फ्रेंकली आपको बताना चाहूंगा, है? जी, रिजर्वेशंस इन प्राइवेट सेक्टर इस सब के ऊपर मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई स्टडी नहीं है, मेरा कोई ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जी, कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ओके, जो बैकलॉग ओबीसी का, उसमें भी गुजरात में भर्ती नहीं हो रही। और वही तो कह रहा के हूँ। लिए जो बोर्ड बने हैं, सिविल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए जो बोर्ड और निगम बने हैं, तो उसमें बहुत कम पैसा मिल रहा है। मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी तीनों की कंबाइंड पॉपुलेशन करीब करीब 70-75% होगी, और उनके जो बोर्ड और निगम बने हैं उसमें 500 करोड़ भी नहीं है। लेकिन जनरल कास्ट के गरीब लोगों के लिए जो बोर्ड और निगम बने हैं, उसमें उससे 4 गुना पैसा है। तो जनरल कास्ट में जो गरीब लोग हैं वो भी हमारे गुजरात के भाई है, उसमें भी हमारी बहन है, उनको बेनिफिट नहीं है। लेकिन उस कहीं 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 ऐसे के के बारे में से बजाय इंटेंशनली उनके राइट्स को खत्म करने में और उनको एक्सक्लूड करने में लगी हुई है। अच्छा, आखिरी बात एक, अब वो जो टीआरपी गेम जोन के मामले को आपने बड़ी मजबूती से उठाया है राजकोट में, आप राजकोट में ही जो है अभी बेस बना के रह रहे हैं, वो उसको भी जो है वही वो आज वो देख रहा था मैं, वो तथ्य तथ्य पटेल ने जो आज 9 लोगों की जान ली थी, उसमें भी 1 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। आपके ये जो राजकोट में जो मुद्दे को लेकर आप गुजरात लड़ में रहे क्या हैं, हुआ है वहां भी कुछ हो नहीं रहा है। कि देयर इज नो जस्टिस इन गुजरात। गुजरात में न्याय बिल्कुल नहीं है। ये टीआरपी गेमिंग जोन रेसिडेंशियल एरिया में चल रहा था, तो सवाल तो पहला ही है कि रेसिडेंशियल एरिया में गेमिंग जोन की परमिशन किसने दी। दूसरा, वहां फायर एक्सटिंग्विशर से लेके फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के मुताबिक जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, जो एनओसी होने चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं थी। ये बिल्कुल नहीं थी, ये पता होते हुए भी राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर, राजकोट के पुलिस कमिश्नर, राजकोट के कलेक्टर, राजकोट के डीसीपी, राजकोट रूरल के एसपी, सारे लोग वहां पार्टी करने, घूमने, फोटो खिंचवाने के लिए जाते थे। एक आईपीएस अफसर का वहां पर बर्थडे सेलिब्रेट भी हुआ। तो ये सारे लोग एक इलीगली क्रिएटेड स्ट्रक्चर में जाते थे, जहाँ रेसिडेंशियल एरिया में परमिशन नहीं, ऐसे गेमिंग जोन में जाते थे। तो उन सब के आशीर्वाद से पूरा गेमिंग जोन चल रहा था। अब गेमिंग जोन की ऑनरशिप और उसके संचालक में नाम एक्स और वाई का है, लेकिन एक्चुअल पैसा किसी और का लगा था, और उसमें भाजपा के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। तो भाजपा के नेता और भाजपा के चहीते अफसर दोनों की मिली भगत के कारण ये पूरा कांड हुआ। 3000 डिग्री का टेम्परेचर था जब आग लगी। मासूम बच्चे 12 और कुल 28 लोग मारे गए। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, सही आंकड़ा ये और ऑफिशियल भी हो सकता है। और जो लोग मारे गए, उनके रिश्तेदारों को, उनके परिजनों को पूरा डेड बॉडी भी नहीं मिला। उनके बदन के, उनके शरीर के एक दो अवयव, छोटे मोटे अंग वापस किए हैं। इतनी भयंकर वहां आग लगी थी। और उसके बावजूद गुजरात की भाजपा सरकार इन पीड़ितों को न्याय तो देना नहीं चाहती, मानो उनको मजाक बना रही हूँ उनका। उस प्रकार से केवल 4 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया है। महंगाई की इस दौर में किसी भी व्यक्ति के लिए 4 लाख की अमाउंट, वो मतलब वो 1.5-2 साल में वो पैसा खर्च हो जाएगा। तो किसी का एक लौता बच्चा मर गया, उसके माँ बाप के बाकी के जीवन का क्या। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब इस केस को क्यों चलाने नहीं चाहते? क्यों केवल छोटी मछली की गिरफ्तारी हो रही है, बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी कब होगी? और नॉन करप्ट अफसरों से जांच करवाना क्यों नहीं चाहते? गुजरात में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोहिबिशन की पॉलिसी होने के बावजूद गुजरात के हर एक जिले के, हर एक तहसील के, हर एक शहर के, हर एक मोहल्ले में शराब बिकती है, शराब मिलती है। तो शराब, बिल्कुल। जुए और ड्रग्स, लैंड के स्कैम्स में से जो आईपीएस अफसर कमा कर बैठे हैं, आप उन्हीं को जांच दोगे
वो कभी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करेंगे। और इसलिए हमारी पिछले 1.5 महीने से मांग है कि नॉन करप्ट, इंटेग्रिटी वाले, जिनकी स्पाइन आज भी इंटेक्ट है, ऐसे अफसरों से इस पूरे टीआरपी गेमिंग जोन के मामले की जांच करवाई जाए। लेकिन गुजरात की सरकार पूरी खामोश है। गुजरात के इस ट्रेजेडी के, इस फायर ट्रेजेडी के विक्टिम्स को हम लोगों के साथ 45 डिग्री की गर्मी में राजकोट शहर के बंद कोल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए 45 डिग्री की गर्मी में हमारे साथ पर्चा लेकर निकलना पड़ा। 1.5 महीने के बाद मुख्यमंत्री ने उनको मिलने के लिए बुलाया। मतलब कि ये पीड़ित के साथ गुजरात की सरकार को कोई संवेदना नहीं है। उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि मीडिया और हम विपक्ष के लोग इस मामले को भूल जाए, मामला ठंडा पड़े, फिर सरकार दूसरे काम में लगेगी। लेकिन न्याय देना नहीं चाहते। देयर इज नो जस्टिस इन गुजरात। आप आगे कुछ मेरे ख्याल से आप वहां वहीं रुके हुए हैं और इसको आप आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं, इस पूरी लड़ाई को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, 1 अगस्त से 15 अगस्त हम लोग वहां पर यात्रा कर रहे हैं और टीआरपी गेमिंग जोन की विक्टिम्स, साथ साथ जो मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हुआ था उसके 134 परिवार, बड़ौदा में एक नाव डूब गई थी, कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को वहां बिठाया था, 14 मासूम बच्चे मर गए थे, तो टीचर भी मर गए थे। विक्टिम्स 4 साल पहले जो तक्षशिला में आग लगी सूरत शहर में, इन सारे पीड़ितों को एक मंच पर लाकर मोरबी से राजकोट, राजकोट से गांधीनगर तक का एक गुजरात न्याय यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि एक दिन राहुल जी भी आए। हम लोग उनको भी रिक्वेस्ट करने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लड़ाई जो आप जनता के लिए, पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं, वो उसमें आप कामयाब हो, क्योंकि भाई आखिरकार अगर आप समाज और समाज में रहते लोगों के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो उनकी भलाई करने के लिए जो भी प्रयत्न करना पड़े वो करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत बहुत हम जो है वो शुभकामनाएं देते हैं और समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिग्नेश भाई। फिर मिलेंगे ऐसे भी मुद्दे पे। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू। तो ये जिग्नेश मेवाणी थे, आपने सुना 3-4 अलग अलग मुद्दों पर उनकी जो सोच है, उनकी राय है और किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर गुजरात में आगे बढ़ने वाली है, ये भी हमने उनके मुंह से जो है वो सुना और देखा। हो सकता है आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी ठीक ना लगी, क्योंकि वो जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे, राजकोट में एयरपोर्ट पे जा रहे थे ऐसा बता रहे थे, तो उनका शायद वीडियो जो है कनेक्शन ठीक ना होने के कारण आपको थोड़ा अगर ब्लर महसूस हो तो माफ कीजिएगा। लेकिन बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की थी, वो भी आप जरूर से सुनिए और उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये आप हमको इस कमेंट बॉक्स में जो नीचे आप देख रहे हैं लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर बातचीत आपको पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।